नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने झोंकी ताकत। अब 4 दिसंबर को होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। एमसीडी चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोड शो किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टाउन हॉल विद केजरीवाल कार्यक्रम में व्यापारियों के साथ में बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है और नीयत खराब है। आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर 3 से 4 महीनों के बाद भ्रष्टाचार को खत्म कर देगी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 7 दिसंबर को जारी होंगे। और बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव बना त्रिकोणीय, छोटे बड़े फैक्टर तय करेंगे दिल्ली में हार और जीत। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार शुक्रवार शाम 6 बजे थम गया। एमसीडी के सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर रविवार को वोटिंग होगी, जहां पर 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वैसे देखा जाए तो एमसीडी का चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। एमसीडी पर पिछले 15 वर्षों से काबिज बीजेपी अपने सियासी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता के साथ साथ नगर निगम पर भी अपना दबदबा बनाने की कवायद में लगी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सियासत में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। वहीं बसपा दलित वोटरों के सहारे एक बार फिर से दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुस्लिम वोटों के दम पर दिल्ली में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 250 पार्षद सीटों के लिए 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 382 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं AIMIM ने 15 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा बसपा ने भी अपने 174 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रैली से कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। बोले कांग्रेस के पास 2 ही काम, ईवीएम मशीन में खामियां निकालना और गालियां देना। ये आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के लिए राजनेताओं की तरफ से लगातार एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे हैं। चुनाव में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने पाटन से कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उसके पास 2 ही काम है, ईवीएम की खामियां निकालना और मोदी को गालियां देना। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बोलती थी कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हमने हटाई। कांग्रेस इस देश में शौचालय नहीं बना पाई। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने गरीब के लिए बैंकों में खाते खोल दिए हैं। हम लोग गरीब की चिंता करते हैं। पाटन रैली में पीएम मोदी ने कोरोना के वक्त अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त हम लोगों ने अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस भले ही उन पर हमले करती हो, लेकिन ये गुजरात का अपमान करने के समान है। उन्होंने कहा कि ये लोग गुजरात के लोगों से बहुत नफरत करते हैं। बता दें कि 2 दिन पहले भी एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया था। मोदी ने हिम्मतनगर कस्बे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव यहां सिर्फ 5 साल की सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत आज से 25 साल बाद कहां होगा। ये चुनाव एक ऐसी सरकार बनाने के बारे में है जो अगले 25 वर्ष के लिए देश की नींव को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से कमल का बटन दबाने की अपील की है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी के लोग जय सिया राम का नारा नहीं लगाते क्योंकि वो सीता का आदर नहीं करते। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के आगर में एक जनसभा के दौरान कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जय सिया राम का नारा नहीं लगाते। वो जय सिया राम नहीं बोलते क्योंकि वो सीता का आदर नहीं करते। उनके संगठन में महिला को स्थान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम की भावना
को आरएसएस के लोग नहीं अपनाते। राम ने कभी नफरत नहीं फैलाई, किसी का अपमान नहीं किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाएगी, राजस्थान के बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली जाएगी। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम जिंदगी जीने का तरीका थे। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले कोई उप मुख्यमंत्री नहीं, एक स्टूल मंत्री तो दूसरे छापामार मंत्री हैं। ये आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जसवंत नगर में जनसभा कर भाजपा को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में कहने को तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, पर सच्चाई यह है कि कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है। एक स्टूल मंत्री हैं तो दूसरे छापामार मंत्री हैं। ये दोनों ही मुख्यमंत्री के असिस्टेंट मंत्री से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए 3 दिन के बाद वोटिंग है। सभी दलों का चुनाव प्रचार चरम पर है। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ में कई स्थानों पर जनसभाएं की। उन्होंने जसवंत नगर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के काम को याद दिलाकर लोगों से भावनात्मक जोड़ने की कोशिश की और कहा कि यह पूरा क्षेत्र नेताजी का है। यहाँ के लोग शुरुआती समय से नेताजी के साथ में जुड़े रहे। यहाँ के ही लोगों ने नेताजी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजे को एक साथ देकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों का चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। भाजपा वाले कप्तान को सूची देकर सपा कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे डलवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, सुधरे न तो कार्रवाई भी होगी। महिलाओं से मदद मांगते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा यह नेताजी और चाचा का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वोट यहीं से मिलेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी में जीत का दावा कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या वृद्धि पर मौलाना वरुद्दीन अजमल ने दे दिया विवादित बयान। बोले गैरकानूनी तरीके से 2 से 3 बीवियां रखते हैं हिंदू। ये आपको बता दें कि AIUDF के अध्यक्ष मौलाना वरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को जनसंख्या वृद्धि पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं पर 40 साल से पहले 2 से 3 गैरकानूनी तरीके से बीवियां रखने का आरोप लगाया है। इस बयान के बाद हंगामा होना तय माना जा रहा है। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर मौलाना वरुद्दीन अजमल ने कहा कि हिंदू 40 साल से पहले 2 से 3 गैरकानूनी तरीके से बीवियां रखते हैं। 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता कहां रहती है। उनको मुसलमानों के फॉर्मूले को अपना कर अपने बच्चों की 18 से 20 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए। वहीं AIUDF अध्यक्ष और सांसद वरुद्दीन अजमल के हिंदू महिलाओं पर बयान पर असम भाजपा विधायक D कालिता ने कहा कि तुम मुसलमान हो और हम हिंदू हैं, क्या हमें आपसे सीखना है। यह भगवान राम और देवी सीता का देश है, यहाँ पर बांग्लादेशियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमें मुसलमानों से सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें कहकर आप अपनी मां और बहन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और आपको कड़ी चेतावनी देता हूं कि ऐसा ना करें, अन्यथा बांग्लादेश जाएं और ऐसा करें। हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राजनीति के लिए इतना नीचे न गिरें। अगली बड़ी खबर, गुजरात में 3 विधानसभाओं से होकर गुजरे PM मोदी रोड शो के बीच भद्रकाली मंदिर में की पूजा। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से रोड शो किया। प्रधानमंत्री का ये रोड शो शाम 6 बजे शुरू हुआ, जो दरियापुर, जमालपुर और बापू नगर 3 विधानसभाओं से होकर गुजरा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सरसपुर तक तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी PM मोदी ने तय की। रोड शो के बीच PM मोदी मां भद्रकाली के मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री रोड शो में सर्किट हाउस से सभा स्थल तक सड़क मार्ग से पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद लोग सड़क पर PM मोदी का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस द्वारा EVM मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाना इस बात का संकेत है कि वो गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। गुजरात विधानसभा के लिए पहले चरण के तहत बृहस्पतिवार को 89 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में मतदान के बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से EVM मशीन को दोष देना शुरू कर दिया है, उससे स्पष्ट है कि विपक्षी दल ने अपनी हार मान ली है और स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। अगली बड़ी खबर, PM मोदी के काफिले के बीच में बार बार एम्बुलेंस के आने पर कांग्रेस पार्टी ने बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा की स्टार प्रचारक है एम्बुलेंस। ये आपको बता दें कि PM नरेंद्र मोदी के काफिले के बीच में बार बार एम्बुलेंस के आने पर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि एम्बुलेंस भाजपा की स्टार प्रचारक है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोका था। अब इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसे प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया जाना
होना चाहिए। कांग्रेस की युवा शाखा भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए 2 मांगे लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी 2 मांगे हैं। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी भारी सुरक्षा चूक की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि पीएम मोदी जिस रास्ते पर होते हैं वहां पर चुनावों के दौरान बार बार बिना सुरक्षा जांच के एम्बुलेंस के आना सिर्फ संयोग नहीं है। और दूसरा, अन्यथा एम्बुलेंस को बीजेपी की स्टार प्रचारक सूची में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में विशाल रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोक दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एम्बुलेंस को भाजपा की स्टार प्रचारक करार दिया है। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के पेंडुलम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि कहां चले गए। ये आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव का सियासी संग्राम और तेज हो गया। बीजेपी और सपा दोनों ही दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जसवंत नगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जानती है कि वो चुनाव हार चुकी है। खिसियाई बीजेपी ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पेंडुलम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी, हम मैनपुरी आए थे तो वो फिजिक्स के स्टूडेंट बन गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमारे चाचा जी ने नेताजी से राजनीति सीखी है। ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं चलेगा कि कहां चले गए। अगली बड़ी खबर, आखिर गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस या फिर बीजेपी। नतीजे से पहले नेताओं में जीत का दावा करने की मची होड़। ये आपको बता दें कि सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण में अच्छे प्रदर्शन के फीडबैक का दावा करते हुए सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने सुबह बनासकांठा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में एक रोड शो पूरा करने के बाद मैंने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कुछ लोगों से बात की और उनका आकलन था कि बीजेपी पहले चरण में बहुत अच्छा कर रही है। यह दर्शाता है कि बीजेपी विधानसभा में रिकॉर्ड संख्या में सीटों के साथ में सत्ता में वापसी कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और पहली बार के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। हम जहां भी जाते हैं हम फिर एक बार मोदी सरकार सुनते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसने गुजरात के विकास के खिलाफ काम किया है और नर्मदा परियोजना को पूरा होने से रोकने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। दोनों ने अहमदाबाद में एक बंद कमरे में बैठक की और पहले चरण के मतदान के परिणामों पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी के नेताओं को आधार हासिल करने का कुछ फीडबैक मिला है और इसलिए उन्होंने सरकार बनाने पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की योजना बना रही है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदायों में से एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी गुजरात में अपनी सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए जयवीर शेरगिल बीजेपी में हुए शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मिली जगह है। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व नेता जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी है। दोनों ही नेता कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बनाया गया है। पार्टी ने बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष रहे मदन कौशिक, पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय और बीजेपी की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष मनोरंजन कालिया को राष्ट्रीय कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने एक बयान जारी कर बताया कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जयवीर शेरगिल ने अगस्त 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि नेता लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। पार्टी के निर्णय लेने वाले लोग युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप फैसले नहीं ले रहे। आपको बता दें कि आज जयवीर शेरगिल को प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया है।
अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी के लिए भौजाई और महबूबा बनी महंगाई। ये आपको बता दें कि बिहार में कुड़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन समेत एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को बचाने के लिए, साथ आने के लिए मैं नीतीश जी और लालू जी को धन्यवाद देता हूं। समाज को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होना समय की मांग थी। मैंने पिछले चुनावों में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने 20 लाख सरकारी नौकरियां और नौकरी के अवसरों का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 5 दिसंबर को लालू जी के गुर्दे का ऑपरेशन होने वाला है। वो मुझसे कुड़नी सीट के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि महागठबंधन जीतेगा। मैं भी कल सिंगापुर जा रहा हूं। लालू जी और नीतीश जी के एक होने के बाद बीजेपी को 2024 में डर सता रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी का 2024 में खाता भी नहीं खुलेगा। महंगाई अब भाजपा के लिए भौजाई और महबूबा बन गई है। बीजेपी यादव वोट बैंक को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने लोगों से पूछा कि क्या यादव वोट बैंक बढ़ जाएगा। इस पर लोगों ने ना में जवाब दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। हम छापे और तलाशी से नहीं डरते। जब लालू जी को जांच एजेंसियों से डर नहीं लगा तो क्या उनके बेटे को डर लगेगा? कभी नहीं। जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को लेकर कहा कि उन्होंने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दें। आइए उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आगे बढ़ें। कुड़नी सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील की। अगली बड़ी खबर, प्लान 2024 में अभी से जुटी बीजेपी। गुजरात में वोटिंग के दिन दिल्ली में होगा महामंथन। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। यह आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव साल 2024 में होंगे, लेकिन भाजपा इसको लेकर अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर भाजपा के सभी पदाधिकारियों की बैठक सोमवार से दिल्ली में होगी। ये बैठक 5 और 6 दिसंबर को बुलाई गई है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को ही गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा विभिन्न मुद्दों पर संबोधित करेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज के साथ साथ दुनिया में मंदी के बीच में उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था और G20 की अध्यक्षता पर भी बातें होंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।